हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी वाली दीदी। सो अब तक जैसे हम डिस्कस कर रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और जैसा कि उसमें पुरानी एनसीईआरटी में इस नाम से आपका चैप्टर था, बट अभी मुझे पता चला है कि न्यू एनसीईआरटी चेंज हो गई है। एक्चुअली मेरे पास जो था एनसीईआरटी का ऐप, उसमें न्यू एडिशन में वही चैप्टर शो हो रहे थे मुझे, तो मुझे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। बट खैर कोई बात नहीं, वो सारे टॉपिक्स भी आपके इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले चैप्टर्स में आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। बट अभी हम एकदम न्यू एनसीईआरटी से फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें आपका चैप्टर का नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्या ये सेल आपके एसी रिमोट का सेल है या आपके टीवी रिमोट का सेल है? नहीं, तो ये जो सेल है वो है आपकी बॉडी के रिमोट का सेल। यानी कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्लांट या फिर एनिमल्स या कोई भी बैक्टीरिया जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब मिलकर के बने हुए होते हैं एक छोटी सी सेल से। तो अब इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कि ये जो सेल है वो आई कहाँ से है, इसको हम अपनी नेकेड आई से कैसे देख पा रहे हैं, कैसे ये एक फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की, या फिर एक सेल जो है वो कैसे डिवाइड करती है, एक सेल से मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है जिनसे मिलकर के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ हमें बताया गया है कि जो एक सेल है, सबसे पहले जो लाइफ का ओरिजिन हुआ था वो वाटर के अंदर हुआ था, है ना। अब ये एक बहुत ही बड़ी रिसर्च थी, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी यूनिट ऑफ लाइफ है, इनकी सेल है, उसके फॉर्मेशन के बारे में, उसकी डिस्कवरी के बारे में यहाँ पे रिसर्च हो रही थी। तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट इस रिसर्च में लगे हुए थे। अब सब लोग अपनी अपनी एडवाइस दे रहे थे, सजेशंस दे रहे थे कि कैसे लाइफ जो है वो ओरिजिन हुई थी, वाटर में कैसे ओरिजिन हुआ था इसका। तो उस टाइम पे कुछ रिसर्चर्स ने बताया कि शायद ये जो लाइफ है वो एक स्मॉल वाटरफॉल्स में हुई है, विद चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस के चेंज होने पर वो एक वाटरफॉल में एक लाइफ का जो है क्या होता है, ओरिजिन होता है, रेदर देन इन द ओशियन। यानी कि बड़े ओशियन के अंदर इसका ओरिजिन नहीं हुआ है लाइफ का, एक छोटे स्मॉल वाटरफॉल में हुआ है। अब उस टाइम पे जो हमारी अर्थ थी, काफ़ी पुरानी रिसर्च है, यानी कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जब हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ था, तो लाइफ तो उसी टाइम से थी। तो उस टाइम पे जो अर्थ का टेम्परेचर था बहुत हाई होता था, तो इसलिए इन्होंने बोला है कि हॉट स्प्रिंग्स जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं इस लाइफ के, है ना। तो इंडिया में आपको क्या बताया है कि जो एक ऊगा वैली एक हॉट स्प्रिंग है जो कि लद्दाख में सिचुएटेड है, उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, एक हाई टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखता है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, जो कि अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। तो उसके सिमिलर ही इसका टेम्परेचर था ऊगा वैली ड्यूरिंग हॉट स्प्रिंग्स का। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा, वो हाई टेम्परेचर मेंटेन करने वाला इंडिया में कौन सा हॉट स्प्रिंग है, तो वो है ऊगा वैली, जो कि लद्दाख में आपका अभी इस टाइम पे है। इन्हें हाई टेम्परेचर में भी जो ऑर्गेनिज्म रह पा रहे हैं वो क्या होते हैं, हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हम थर्मोफाइल्स कहते हैं, जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं। तो अब इतने हाई टेम्परेचर में ये रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि और इसमें ग्रो भी कर पा रहे हैं ये बैक्टीरिया, तो इसलिए ये हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं। इनको पसंद है हीट में रहना, ये आराम से क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं हीट के अंदर। साइंटिस्ट फ्रॉम द बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोसाइंस, तो इस हॉट स्प्रिंग को सबसे पहले स्टडी करने वाले कौन थे, वो लखनऊ इंस्टीट्यूट के कुछ साइंटिस्ट थे जो पेलियो साइंस से बिलोंग करते थे। अब पेलियो साइंस क्या है? पेलियो साइंस इज बेसिकली द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ अर्थ्स डीप हिस्ट्री, जिसमें कुछ फिजिकल एविडेंस जो मिलते थे लाइक फॉसिल्स, रॉक लेयर्स एंड आइस कोर्स। तो उससे हम उस टाइम के जो हमारी अर्थ पे क्लाइमेट रहा होगा, जो एनवायरनमेंट रहा होगा, और उस टाइम पे किस तरीके की लाइफ थी, ये सब
की स्टडी जो हम करते हैं वो पेलियो साइंस के अंदर करते हैं। तो जब साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया हॉट स्प्रिंग को, तो उन्हें क्या मिला, उन्हें मिला कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इन हॉट स्प्रिंग्स के अराउंड काफ़ी रैपिडली जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या कर रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, जो अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे सबसे पहले जो फॉर्म हुए थे, उनको हार्मफुल रेडिएशन और एक्सट्रीम कंडीशंस जो है, यानी कि एक हाई टेम्परेचर में जब ये रह रहे थे तो उनके ये इस टाइम की कंडीशंस थी, उसको बहुत ही ये क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे उनको उसमें सर्वाइव करने के लिए। दे मे हैव ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, द बैरियर दैट डिफाइन अ सेल, यानी कि एक बैरियर की तरह ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है उस टाइम पे काम कर रहा था। All organisms are made up of cells. The cells represent the basic level at which life exists. तो यहाँ पे ही सेल को बताया गया है कि एक ये बेसिक यूनिट है लाइफ की। Some organisms such as bacteria or yeast consist of only one cell. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं जिनकी जो होल जो बॉडी है वो सिर्फ एक सिंगल यूनिट ऑफ सेल यानी सिंगल सेल से मिलकर के बनी होती है, वो यूनिसेल्युलर होते हैं। उसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके बैक्टीरिया और यीस्ट। वाइल अदर लाइक प्लांट्स, फिशेस, बर्ड्स एंड ह्यूमंस जो होते हैं, इन सब की बॉडी जो है वो मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, यानी कि मल्टी सेल्युलर होते हैं ये, जिनकी जो बॉडी है वो काफ़ी सारे सेल्स से मिलकर के बनी होती है। दैट वर्क टुगेदर, और ये सभी सेल्स मिलकर के एक साथ काम करती हैं जिससे एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है। अब बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो एक साथ फंक्शन करके क्या बनाती हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, और जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो वो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं। और वही बहुत सारे सेवरल ऑर्गन्स जब एक साथ काम करते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। वही ऑर्गन सिस्टम जिससे एक ह्यूमन बॉडी या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, कोई भी प्लांट या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंप्लीटली बन करके तैयार हो जाते हैं। सच एज नोजल पोर्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि एक छोटे छोटे नेजल पोर्स हैं, नेजल कैविटी है, ट्रैकिया है, लंग्स हैं, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट है इवन व्हेन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। तो जैसे कि हम समझ रहे हैं कि सेल टिश्यू बनाती है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो उस तरीके से फिर पूरा एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बन के तैयार होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन फिर भी एक बेसिक यूनिट जो है वो तो सेल ही रहती है। लेकिन इसमें फिर हमें क्वेश्चंस आते हैं कि एक छोटी सी सेल है तो कैसे इतनी सारी जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर रही है, और क्या ये सेल जो है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं या सेम टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। सेल आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं एक दूसरे से, कैसे फंक्शंस करती हैं, क्या ये सेल साथ में रहती हैं या डाई हो जाती हैं, या फिर बहुत सारी जो सेल की डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये सब हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे।